Yes, good morning all of you. तो संडे वाला पेपर स्टार्ट करो. पीछे तक विजिबल है? क्या क्या बोला गया है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. The number in the bracket give the maximum marks in each subject. मतलब कि टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, और उसके बाद जो नीचे लिखा है वो मार्क्स ऑब्टेन है. ठीक है ना? करो. रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ. टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. वो 140 हो सकता है, ये 160 हो सकता है ना? चेक कर लेता हूँ. मे बी वो 140 160 होगा. करो सॉल्व. और नहीं तो वो परसेंटेज होगा. ये जो दिया है ना, ये परसेंटेज है. 80% आउट ऑफ 40, 70% आउट ऑफ 40. ठीक है ना? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है इसमें. गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स. फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स. करो सॉल्व.
फर्स्ट का क्या आ रहा है? बी, सी, डी, डी, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ई। क्या बोला गया है? What are the average marks obtained by all the 7 students in physics, rounded off up to 2 digit after the decimal? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है टेबल, और यहाँ पर ये जो मार्क्स दिए हैं ये टोटल मार्क्स है, और ये जो नीचे दिए हैं वो आउट ऑफ क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज में दिया हुआ है, नीचे इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बताना है बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स का एवरेज निकालना है, फिजिक्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो फिजिक्स के मार्क्स ये है और इनका एवरेज निकालना है, मतलब कि 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 50 आउट ऑफ 120। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? अलग अलग का निकाल के करूं? ठीक है, और अपॉन 100। ठीक है, निकाल लो कितना आ रहा है। सॉरी, मल्टीप्लाई, हाँ, डिवाइड बाय 100। एवरेज भी निकालना है ना, सॉरी। ठीक है, तो का 120% डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? बी 89.14। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु obtained 60% एंड above मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 60% से ज्यादा आए हैं सभी सब्जेक्ट्स में? तो इसमें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देख के ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आयुष के एक सब्जेक्ट में क्या हो गए? 60 से कम हो गए, और में भी हो सकते, तो ये तो नहीं होगा। और इसके भी क्या हो गए? 60 से कम हो गए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये देखा जाए तो एक ये है सजल। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड देखा जाए, ये भी है 60 के ऊपर। ये जो है ये 60 से नीचे चला गया, ये भी 60 से नीचे, क्योंकि परसेंटेज में ही है ना, तो परसेंटेज दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर ये भी क्या हो गए? 60 से बिलो हो गए। तो सिर्फ दो ही है जो सभी सब्जेक्ट्स में क्या है? 60% से ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सजल इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स? ऑल 6 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स का निकाल दो, कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो सजल के लिए निकालना है ना, मतलब ये वाली रो, तो निकाल दो। 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70, सॉरी, सबके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स सबके अलग अलग है। तो 90 का 150% प्लस 60 का, सॉरी, 130 का 60% प्लस 120 का, ऐसे सबके लिए निकाल दो। 120 का 70%, ऐसे सबके लिए निकाल दो, कितना आ रहा है? 449। ऑप्शन डी, चेक कर लो, सभी का यही आ रहा है। ठीक, एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स ऑन एन एवरेज।
अब ये जो हम निकालते हैं ये एग्रीगेट ही होता है, टोटल एक तरीके से मान लो टोटल मार्क्स, ठीक है। 60, हाँ 160, नहीं नहीं 160 नहीं है, 60 है, 60 ही है, ये 40 ही है, तो सही है, टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। फोर्थ, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट, ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो हमें सारे सब्जेक्ट्स का क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सारे सब्जेक्ट का परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं यहां पर अगर बोलूं कि मैथ्स का परसेंटेज निकालना है कि ओवरऑल मैथ्स का कितना परसेंटेज होगा, तो मार्क्स से भी निकाल सकते हैं या फिर परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। नहीं, परसेंटेज से निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज से निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये सारे परसेंटेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 7 कर दो। नहीं भी करोगे तब भी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इन सभी का एडिशन कर दो और देख लो कि किसका एडिशन सबसे मैक्सिमम हो रहा है, निकालो जरा। अब अगर नॉर्मल देखोगे तो यहां पर 70 75 के 70 के तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं देखूं तो कहीं पर भी अगर देखा जाए, बल्कि बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, कई बार है ना ऐसा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये 100 आ रहा है ना, वो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा तो ये इन 4 क्या हो जाएंगे, ये 4 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो। और यहां से अगर मैं देखूं 5-10 अगर देखे तो ये कहीं ना कहीं पे ये 80 के आसपास ये हो रहा है, ये 90 के आसपास, ये 80 के आसपास, मतलब लगभग लगभग 85 के आसपास ये जाएगा एवरेज इसका, है ना। और अगर यहां पर हम देखें तो इसका हाईएस्ट भी कितना है, 80 है, तो ये तो इससे नीचे ही जाने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो 50, ये 90 कहीं पर भी ये नहीं जा पाएगा 85 के ऊपर, क्योंकि इसका मैक्सिमम ही कितना है, 90 है, 85 है, वो भी एक ही में है। तो ये भी जो जाएगा ये क्या जाएगा, 85 के नीचे ही जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही नीचे जाने वाला है, यहां पर तो ये 40 ही इसको क्या कर देगा, बहुत नीचे ले जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी ये जो 3 है ये इनको नीचे कर देंगे 85 से 80 से, क्योंकि यहां पर अगर मैं 10 इधर भेज भी दूं तो ये 80 ये 80 ये 80 ये 80, तब भी ओवरऑल 80 होता, वो भी कब, जब यहां पर भी 80 होता। लेकिन ये तो और इसको नीचे ले जाएगा, तो यहां पर भी ये बाहर हो गया, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 90 में से 10 इधर चला जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, फिर भी पूरे में भी क्या होगा, 80 हो पाएगा, 85 तो तब भी टच नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी बाहर हो गया। तो क्या आएगा, ए मैथ्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करना ही जरूरी है, ऑब्जर्वेशन से भी आ जाएगा। आया समझ में, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। देखो मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, दूसरे के पास 5 रुपए थे, एक के पास 6 रुपए थे, ठीक है, और फिर एक के पास मान लो 4 रुपए थे, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इनका एवरेज कितना है। तो एवरेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और बल्कि एक और ले लो थोड़ा सा इजी हो जाए, ये ले लो 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30, ठीक है। और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो एवरेज क्या आया, 6 आया। अब इसको अगर बैलेंस करके ही निकाला जाए तो भी हो जाएगा 6, ठीक है ना। 6 एवरेज का मतलब क्या होता है, 6 एवरेज का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदे के पास 6 रुपए हैं। ऑन एन एवरेज हर बंदे के पास कितने हैं, 6 रुपए। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 6 रुपए, एक के पास 4 रुपए, एक के पास 5 रुपए। तो हमने एवरेज करने का मतलब ये हुआ कि इन सबको प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो जो इतने भी पर्सन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर एक के पास 6 रुपए। देखो अगर इनको भी टोटल करोगे तो वही आ जाएगा, 6 5 30, ठीक है। तो अब बैलेंस करके भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे अमीर कौन है, 10 वाला, ठीक है ना। तो वो अब हमें देखना है कि कितने कितने रुपए सबको दे दिया जाए कि थोड़ा सा बराबरी पे आ जाए। तो पहले मान लो कि इसने 1 रुपए निकाल के किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9, ठीक है। अभी भी अब इन 3 के पास तो क्या आ गए, 5 आ गए। एवरेज मतलब सबको कहां लेकर आना है, बराबर पे लेकर आना है। अभी भी देखा जाए तो अब फिर हमें देखना पड़ता है कि ये पैसा देगा या ये पैसा देगा। ऑब्वियसली यही पैसा देगा क्योंकि इसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो ये काम करते कि ये 3 रुपए निकालेगा तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपए, और ये 1 रुपए इसको दे देगा, 1 रुपए इसको दे देगा, 1 रुपए इसको दे देगा, हो गए 6। तो एवरेज क्या हो गया, 6 हो गया। बैलेंस किया है, मतलब किसी इसका रुपए उसको दिया, उसका रुपए इसको दिया, और देखा ऑन एन एवरेज हर एक के पास कितने रुपए आ गए, ठीक है। अब वही कैलकुलेशन यहां पर करी, वही कैलकुलेशन यहां पर करी एवरेज। तो यहां पर मैंने क्या किया कि देखा सबसे अमीर कौन है, यहां पर सबसे अमीर ये 100 रुपए वाला है, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे 90 रुपए तो है, ठीक है। पहले तो जितने मैक्सिमम इक्वल बना सकते हैं उसको बना दे। तो इसके 10 रुपए ले आकर मैंने इसको दे दिए, तो ये भी क्या हो गए 90। तो ये सब कितने वाले हो गए, ये सब 90 वाले हो गए। मतलब इनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब इसके 5,000 रुपए 10 रुपए निकाल दो, 5 रुपए भी अगर निकाल दोगे तो यहाँ पर ये किसके ऊपर चला जाएगा, 70 के ऊपर ही चला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने इसके 5 रुपए इसको दे दिए तो ये 75 हो गया और बाकी के तो 70 हो गए, मतलब ऑन एन एवरेज तो 70 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखो 90 वाले ज्यादा लोग हैं,
70 वाले कम है, तो जो इनका एवरेज ओवरऑल एवरेज आएगा वो भी 80 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगर यहां से अगर मैं 10-10 रुपए भी निकालूंगा तो तीन ही के पास जाएंगे, फिर भी मेरे पास 10-1 रुपए बच जाएंगे, और यहाँ पर भी 5 रुपए ज्यादा है, मतलब लगभग लगभग 15 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर सबके पास अगर जोड़ूंगा भी 15 रुपए 2-2 रुपए, तो लगभग लगभग ये 82% के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 82 के आसपास, क्योंकि यहां से 4 लोग हैं, चारों के पास कितने हैं? 90, और यहां पर सबके पास 70 है, लेकिन 5 रुपए फिर भी बच रहा है, क्योंकि यहां से अगर मैंने 5 दिया था तो ये 70 हुआ, ये भी 70, ये कितना हो गया? 75। तो अगर मैंने यहां से 10-10 रुपए निकालकर इनको भी दे दिए तो ये 80 हो जाएंगे, ये सारे के सारे। तो यहां से भी 10 रुपए बच गया और यहाँ का भी 5 रुपए बच गया, 15 रुपए बच गए। अब 15 रुपए अगर मैं 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2-2 रुपए हर एक के पास। तो इसका मतलब ये कहां जाने वाला है? 82 से ज्यादा जाएगा। ये कहां से ज्यादा जाएगा? ये 82 से तो ज्यादा ही जाएगा, 82 आएगा इसका एवरेज। उसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर देखो ऑब्वियस सी बात है, जो हाईएस्ट है उसके ऊपर तो परसेंटेज जाएगा ही नहीं। जो हाईएस्ट, जो सबसे अमीर है उससे ऊपर परसेंटेज जाएगा क्या? एवरेज जाएगा क्या? जो सबसे अमीर इंसान है उसी के पास 10 रुपए था, तो एवरेज 10 के ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर सबसे अमीर आदमी ही कौन है? 80 वाला, तो ये 82 के ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। ये ऑब्जर्वेशन है। यहां पर हमने देखा कि चलो ठीक है 90 एवरेज है, सबसे हाईएस्ट है, तो 90 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 10 रुपए इसको दे भी देगा तो ये सब कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएंगे? ये एवरेज बिगाड़ देंगे। ये इनको कहां लेकर आ जाएंगे? 80 से नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज कितने के पास है? 60 के आसपास है। ये किसके आसपास है? 60 के आसपास है। अगर सबके पास भी 80 होगा तब भी वो 82 से ऊपर नहीं आ रहे थे, और ये तो 80 पहले ही थे और ये 60 के आसपास थे, तो ये और नीचे ले आएंगे, तो ये भी कम हो जाएंगे। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मैंने कहा ना, ये 40 गेम बिगाड़ देगा। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो यहां पर ये इतने चार फिर भी 80 के आसपास आएंगे, लेकिन ये 60 और 40 जो है वो एकदम ही गरीब बैठे हुए हैं। वो इतने पैसे ले लेंगे कि ये जो अमीर है वो भी क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। ठीक है ना? यहां पर अगर हमने देखा फिर ये तीन फिर भिखारी आ गए, है ना? इनके पास तो चलो फिर भी 70-80 रुपए थे, लेकिन ये तीन भिखारी आ गए, ये उनको गरीब कर देंगे। ठीक है ना? और यहां पर अगर देखें तो यहां पर फिर भी चलो ठीक है, एकदम कोई भिखारी नहीं बैठा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमीर भी बहुत हो। अमीर एक ही आदमी है 90 वाला, और वो किसी को भी अगर 10 रुपए देगा तब भी सबको 80 नहीं बना पाएगा। हाँ, सब मिडिल क्लास, कहीं के नहीं है, ना अमीर है ना गरीब है। तो इसलिए कौन सबसे अमीर हो गया? मैथ्स वाला। आगे बात समझ में? तो ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैथ्स। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ तरुण? तरुण का ओवरऑल परसेंटेज निकालना, तो यहां पर तो निकालना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। निकालो। क्या? हाँ 77। अब परसेंटेज में वो 77 ही आ जाएगा मार्क्स। ठीक है ना? तो सबके पहले मार्क्स निकाल लो। 65% ऑफ 150। ठीक है, तो ये सबके क्या निकाल लो? मार्क्स निकाल लो। तो ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? ऐसे करने से ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे, प्लस 35% ऑफ 130, ऐसे करके क्या निकाल लो? ये आ जाएंगे मार्क्स ऑप्टेन्ड। ये क्या आ जाएगा? मार्क्स ऑप्टेन्ड। और फिर टोटल मार्क्स निकाल लो। टोटल मार्क्स कितना है? 150 प्लस 130 प्लस 120, ये सब निकाल लो, और इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं, परसेंटेज बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पर सबके मार्क्स क्या है? अलग अलग है, इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, ओवरऑल परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर एक मार्क, हर एक का क्या है? मार्क्स अलग अलग है। तो जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय, सॉरी, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर सबके परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में है? मार्क्स के रिस्पेक्ट में। मार्क्स ही सबके क्या है? अलग अलग है। निकालो।
कितना आ रहा है 60%? ऊपर लिखा है ना इसमें, इसमें ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये जो टेबल दे रहा है वो क्या दे रहा है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। क्या? आ भी सकता है, एक बार चेक करो टोटल करके, डिवाइड बाय 7 करो। मुझे डाउट है उसमें, इसीलिए मैंने कहा कि जो जिस पे डाउट है ना उसको इस तरीके से मत करो। हमें पता है कि परसेंटेज मतलब मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 है ना। अब वो परसेंटेज पे एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम वो तब आ जाएगा जब तुम्हारे जो मार्क्स है ना सारे सब्जेक्ट्स के, जब वो इक्वल रहेंगे तब। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है ना, कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ रहा है टोटल ऊपर मार्क्स ऑब्टेन? 360। और टोटल मार्क्स 600। ठीक है, टोटल मार्क्स 600 और मार्क्स ऑब्टेन 360। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स है टोटल, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 50, तो 40 और उसके ऊपर वाले कितने हैं? 30 और उसके ऊपर वाले कितने हैं? इस तरीके से सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है 0 एंड अबव वाले 100 है, मतलब कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 30 एंड अबव तो इसमें ये वाले भी इंक्लूडेड है। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था इस साल एग्जाम में, है ना। इसी से ही समझ लो सिमिलर क्वेश्चन था जो इस साल आया था। हम्म, हाँ ये ऐड है, मतलब कि अगर यहाँ इससे समझ में आ जाएगा ना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो ना, 0 एंड अबव वाले कितने हैं? 100। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर नेगेटिव से ऊपर वाले कितने लोग हैं? नेगेटिव, क्योंकि तुम लोग को नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके कि नेगेटिव में आंसर मार्क्स आए हो या फिर उससे ज्यादा? सब आ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर पूरे आ गए। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि 10 नंबर किसके आए, तो उसमें से कुछ लोग छट जाएंगे, जो नेगेटिव वाले वो हट जाएंगे। लेकिन जो 90 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, वो सब भी क्या आ जाएंगे? 10 के ऊपर में आ ही जाएंगे ना। तो ये इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। करो सॉल्व।
डी, डी बी सी, डी बी, डी बी डी, डी बी बी, डी बी, डब्बी डब्बी। मुझसे बात करने के लिए स्पेशल सेशन चाहिए। मुझसे क्या बात करेंगे ये? एक बार तुम बात करोगे ना, अगली बार बात नहीं करोगे। स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं है, हर ही रोज स्पेशल सेशन ही है। शरद सर से बात करो तुम। क्या आंसर आ रहा है? डीबी, बी डी बी। What is the difference between the number of students passed with 30 as a cutoff marks in chemistry and those passed with 30 as a cutoff marks in aggregate? देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस है वो एक्चुअली, डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 30 मार्क्स से पास हुए हैं किसमें, केमिस्ट्री में, और उसका डिफरेंस किससे निकालना है, जो एग्रीगेट से 30 मार्क्स से पास हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन समझो, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आया कि 10 एंड अबव। अरे क्या लिखा है? 10 एंड अबव मतलब 10 और 10 से ज्यादा। ठीक है, 10 और 10 से ज्यादा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तो तुम बोलोगे 10 से ज्यादा आए हैं, है ना। अब 10 से ज्यादा 11 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सब लोग आ जाएंगे, 10 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स है सब लोग आ जाएंगे, मतलब इंक्लूडिंग 20 अबव, 30 अबव एंड 40 अबव, सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। अगर यहां पर बोला गया है 20 एंड अबव, 20 एंड अबव मतलब 20 प्लस, तो 20 प्लस मतलब 21 वाले मार्क्स वाले भी आ जाएंगे, 22 वाले भी आ जाएंगे, अप टू 100 मार्क्स तक के सारे लोग आ जाएंगे। इसका मतलब ये है ना। ऑब्वियसली जीरो से प्लस वाले में सभी लोग आ जाएंगे, जीरो से प्लस वाले में सभी लोग आ जाएंगे, 30 से प्लस वाले में यहां पर सिर्फ इतने लोग आएंगे, और ये 40 से अबव वाले में इतने लोग आएंगे। ठीक है ना। मतलब कि अगर नया टेबल इसका बनाया जाए कि 0 से 10 वाले कितने हैं, तो 0 से 10 वाले कितने होंगे, अभी मैं क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं कि दूसरे तरह का जो सवाल आता है वो इस तरह से टेबल बन के आता है। कैसे कि 0 से 10 वाले कितने हैं, तो 0 से 10 वाले कितने हैं, तो 0 से ऊपर वाले 100 है और 10 से अबव वाले 92 है, मतलब 100 माइनस 92 8। 8 लोग ऐसे हैं जो किससे हैं, 0 से 10 के बीच में। तो इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। यहां पर इसका मतलब यह है कि इसमें 10 से ऊपर वाला कोई नहीं है। ठीक है। फिर क्या हो गया, 10 से 20 वाले, 10 से 20 वाले कितने हैं, ठीक है। तो 20 से ऊपर वाले कितने हैं, 80, मतलब कि 20 बच्चे क्या हैं जो 20 से नीचे हैं, लेकिन उसमें से भी 8 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से भी नीचे हैं। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में। ये आया कि नहीं आया समझ में? 80 से 80 बच्चे ऐसे हैं जो 20 के ऊपर हैं, मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो 20 के नीचे हैं। तो 20 बच्चे 20 के नीचे हैं, और उसमें से भी 8 बच्चे क्या हैं जो 10 के भी नीचे हैं। तो 10 से 20 के बीच में कितने हो गए, 12। ठीक है। तो इस तरीके से भी यहां पर टेबल बना सकता है। अब इस तरीके से जब टेबल बना आता है और हमसे जब पूछा जाए अगर कि बताओ 20 से ऊपर वाले कितने हैं, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, इन सबको ऐड करना पड़ता है। 20 से 30 वालों को भी ऐड करना पड़ता है, 30 से 40 वालों को भी, और फिर 40 से 100 वाले। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 10 से या फिर बोला जाए, हाँ ऐसा बोल दिया जाए कि 20 से या 10 के ऊपर वाले कितने हैं, तो 10 के ऊपर वाले कितने हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर मुझसे पूछा जाए 10 से ऊपर कितने हैं, तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे, 92। कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सारे ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। यहां पर हमें इंक्लूडेड नहीं होता है, हमें सबको प्लस करना पड़ता है। दोनों सवालों में डिफरेंस समझ में आया? सवाल पूछने का तरीका वही रहेगा, लेकिन जो लिखावट है, मतलब जो उसको जो डेटा की जो एंट्री है उसमें डिफरेंस है। आ गई बात समझ में? कहीं ना कहीं पे ये टेबल ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो एडिशनल जो एडिशन होता है वो कम हो जाता है। हाँ, यहाँ पर कब कैलकुलेशन बढ़ जाता है, अगर हमें एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कि बताओ 30 से 40 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ता है। बस बाकी केसेस में यहाँ पर कैलकुलेशन इवन फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग से एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पर सीधे पूछा गया है कि 30 से ऊपर वाले कितने हैं। अब अगर वैसा वाला टेबल आता तो 30 से ऊपर वाले सारे कॉलम्स को क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। 30 से ऊपर वाले किसमें पूछा है, केमिस्ट्री में पूछा, तो केमिस्ट्री में 30 से ऊपर वाले कितने, 21, और एवरेज में एग्रीगेट में 30 से ऊपर वाले कितने हैं, 27, और इनका क्या पूछा है, सिर्फ डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंपैरेटिवली इजी हो गया ना। क्या आ गया, 6। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो गया। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, उसमें सबको ऐड करना पड़ता 30 से ऊपर वालों को। यहाँ पर अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, दीपक ने अपने इंटरव्यू में बोला होगा कि वो मुझसे आके बात करता था, वो सिर्फ बाद में बोलेंगे। चलो मैं बताऊंगा बाद में कभी, है ना, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड, अगर 60% मार्क्स अगर जरूरत होते हैं फॉर परसुइंग द हायर स्टडीज इन फिजिक्स, ठीक है, मतलब कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए फिजिक्स में अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में हायर स्टडीज के लिए कितने परसेंट चाहिए होंगे, तो देखो यहाँ पर 60%, ऑब्वियसली 50 नंबर का पेपर है, तो 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30 नंबर, तो 30 से ऊपर वाले कितने हो गए, 32 बच्चे, है ना, तो इसमें कैलकुलेशन एकदम इजी है। कितना बोला गया है, 60% आना चाहिए फिजिक्स में, फिजिक्स में 60% आ जाएगा तो एलिजिबल हो जाओगे। पेपर कितने का है, 50 नंबर का है, 50 नंबर का पेपर है, और इसका मतलब कि 50 का 60% कितना हो गया, 50 का 60% हो गया 30, तो इसका मतलब कि 30 नंबर अगर है तुम्हारे कम से कम तो तुम एलिजिबल हो। तो 30 और 30 से ऊपर, तो 30 और 30 से ऊपर वाले कितने हैं, 32। क्या, कौन से 9, ये वही तो मैंने कहा ना, 20 एंड अबव वाले में ये ऑलरेडी 9 इंक्लूडेड है, यही तो मैंने कहा कि इसमें अलग से इनको प्लस नहीं करना, नहीं तो वो आंसर क्या आ जाएगा, डी, और वो मिलेगा भी, है ना, तुमको कोई दुखी नहीं होने देगा, है ना, तुम्हें कोई दुखी नहीं होने देगा, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। जो ऑप्शन बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, वो तो अच्छा है डी पर है, नहीं तो ए पर ही लगाते हैं अधिकतर, है ना, जो अधिकतर होते हैं वो कहां पर लगाते हैं, ए पर ही मिलेगा। ए पर क्या होता है ना, जल्दी आंसर दिखता है, और जल्दी आंसर मिलता है तो टाइम बचता है, टाइम बचना इंपॉर्टेंट है, सवाल जा रहा है जाए, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से करना। अब क्या बोला गया है, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 60% आना चाहिए, परसेंटेज निकालना है पहली बात, तो क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एटलीस्ट 60% इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 60% मतलब 60% आउट ऑफ 50 मतलब 30 नंबर, तो कम से कम केमिस्ट्री में 30 नंबर कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को मिला है, 21 लोगों को। इसका परसेंट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ओवर गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो 40% किसमें आना चाहिए, एग्रीगेट में, तो इसका मतलब कि 50 का 40% कितना हो गया, 20, तो 20 से ऊपर वाले कितने हैं, 73, तो डिवाइड बाय 73 और इसका परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो आसान है, क्या है, आसान है, हमें अलग से टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसी टाइप के क्वेश्चन इसीलिए पेपर में पूछे जाते हैं, एक तो थोड़ा सा टेबल को ध्यान में रखना है, दूसरी बार कैलकुलेशन कम है, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन क्या हो, कम हो, दिमाग लगे और कैलकुलेशन कम लगे। निकाल लो कितना आ रहा है, हम्म 27 कितना आ रहा है, 28 के बाद कितना आ रहा है, 28 अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, 28.77 हो रहा है ना, तो फिर 29 चला जाएगा आंसर, ठीक है ना, राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो अगर 0.5 के अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर उसका अगला नंबर लेंगे, है ना, 28.5 के ऊपर अगर चला जाता है, 28.51 भी अगर चला गया तो हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट 29, है ना, तो यहाँ पर जा रहा है 28.77 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 29, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% इन एग्रीगेट, लेस देन 40% मतलब 20 नंबर से कम, 40% आउट ऑफ 50 कितना हो गया, 20 मार्क्स, तो एग्रीगेट में 20 मार्क्स से नीचे कितने, सॉरी ये हो गए हमारे पास कितने, 10 और 10 से ज्यादा, ठीक है, और ये क्या हो गए, बल्कि ऐसा देख लो कि ये 73 हो गए ना, 73 क्या 20 के ऊपर, तो 27 क्या हो जाएंगे, 20 के नीचे, आ गई बात समझ में। 73 कितने हैं, 73 कितने हैं, 20 के ऊपर है, तो टोटल कितने थे 100, तो 20 से नीचे वाले कितने होंगे, 100 माइनस 73, टोटल कितने हो जाएंगे 27, जो क्या होंगे लेस देन 40%। क्लियर है, हाथ उठाओ, बोलो, तो हाथ क्यों उठाया, हाथ उठाओ जिसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ, आ गया सबको समझ में। If it is known that at least 23 students were eligible for a symposium on chemistry, ठीक है, तो 23 स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं, देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द केमिस्ट्री फॉर एलिजिबिलिटी टू द सिम्पोसियम वुड लाई इन द रेंज, अब जो भी हो ये 23 स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है,
ठीक है, तो 23 एलिजिबल है केमिस्ट्री में, तो अगर हम देखें तो 23 कहाँ आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि 23 अगर आ रहा होगा तो 30 से अबव वाले में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 21 ही बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे 66 में से 23 निकले होंगे, तो ये 20 और ये 30, मतलब 20 से 30 की रेंज में जितने भी होंगे वो सब एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है ना, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो कितने लोगों को मिला है, 23 स्टूडेंट्स को। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 30 होता, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 30 होता तो सिर्फ कितने लोगों को मिल पाती है एंट्री, 21 लोगों को। ठीक है, और 20 से ऊपर होता तो 66 को मिल जाती है एंट्री, ना ही 66 को मिली है, ना ही 21 से ज्यादा लोगों को एंट्री मिली है। तो 21 से ज्यादा लोगों को एंट्री मिली है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 30 से कम वाले होंगे, 2 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 30 से कम वाले भी होंगे और उनको भी एंट्री मिल गई होगी। इसका मतलब कि जो क्वालिफिकेशन होगी वो कहां से होगी, 20 से 30 की रेंज में। ठीक है, क्या इस साइड से जो जो अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, हम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स से देखेंगे ना कि कम, कि कितने, मिनिमम मार्क्स से देखेंगे कि कम से कम कितने आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहां पर देखा जाए कम से कम कितने आने चाहिए, अगर कम से कम 30 नंबर आने चाहिए तो फिर 21 ही लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर मैंने 20 ले लिया तो 66 एलिजिबल हो जाएंगे। तो 66 भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन 21 भी नहीं है, क्योंकि 21 से कुछ ज्यादा लोग एंट्री कर गए, मतलब कि ये है 30 के ऊपर। मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 30 से क्या रहा होगा, कम रहा होगा, मतलब कि 28 29 जो भी रहा होगा, लेकिन 20 से 30 की रेंज में रहा होगा। ठीक है ना, अगर मान लो यहां पर लिखा होता कि 70 स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए, तो 70 स्टूडेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, 10 से 20 की रेंज में। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, ये जो पहला वाला है वो एक्स है, दूसरा वाला वाई है और तीसरा वाला जेड है। ठीक है ना, क्या, नहीं वो ऑनलाइन में लोगों को दिख नहीं रहा ना कि नीचे क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है और तीसरा वाला जेड है।
बोलो क्या क्या आंसर आ रहा है? ए सी डी सी डी डी सी। फर्स्ट का डी। देखो क्या बोला गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर द कंपनी वाई इज मैक्सिमम। कंपनी वाई का मैक्सिमम बताना है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। यहां पर कितना है 25, ठीक है। 96 में कौन कौन से सन के लिए चेक करना है? 97 के लिए चेक करना है, तो प्रीवियस कौन सा लेंगे? 96। तो 97 का यहां पर कितना है? 35 है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का कितना था? 25। तो दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कि कितना उसमें राइज हुआ है। तो 35 और 25 किसके रिस्पेक्ट में? प्रीवियस वाले के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाय 25 इंटू 100। ये किसका आएगा? ये आएगा हमारा 97 का। 97 सन का कितना इजाफा हुआ है, ये किसको समझ में नहीं आया? जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, या फिर सॉरी परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते तो कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हमारा हमें क्या निकालना है? राइस किसका निकालना है? इंक्रीज का। तो इंक्रीज कितना हुआ है? 35। पहले कितना था? 25। तो कितने का इजाफा हुआ? 10 का। इजाफा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया? प्रीवियस वाले के रिस्पेक्ट में, कि पहले जितना था उससे 10 अब बढ़ चुका है। पहले 25 था, अब उससे 10 बढ़ चुका है। तो ये हमारा 97 का इंक्रीमेंट आया। उसी तरीके से 98, 99 और 2000 का निकालो और देखो किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रहा है। निकालो। 98 का 30 है और ये 40 है। वैसे भी दिख जाएगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 98 और 97 दोनों में क्या है? इक्वल ही है, कोई इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। 98 से 99 में सिर्फ 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और 2000 के लिए चेक करो, मेन किसके लिए चेक करो? 2000 और 97, इन दो के लिए चेक करो मेनली। $97 ए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स? ठीक है, रेशियो निकालना है। और रेशियो किन दो का निकालना है? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन 98 टू 2000। 98 से 2000 का एवरेज किसका? कंपनी एक्स का। तो कंपनी एक्स मतलब फर्स्ट वाला, और 98 से 2000, तो 98 में कितना है? 25। 99 में कितना है? 50। और 2000 में कितना है? 40। इनका एवरेज ये हो गया कंपनी एक्स का। और इसका किसके साथ में एवरेज रेशो निकालना है? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन सेम पीरियड, मतलब वाई का, वाई के लिए कौन सा है? रेड वाला है। तो वाई के लिए कितना हुआ? 35 प्लस यहां पर कितना हो गया? 40 प्लस यहां पर कितना हो गया? 50 डिवाइड बाय 3। ये आ गया वाई का। क्या आ रहा है रेशो? 23/25। सी चेक कर लो, सबका यही आ रहा है 23/25, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 ईयर्स वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी? 5 ईयर में जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कंपनी किस कंपनी का ज्यादा है? तो सबका एवरेज निकाल दो। एक्स मतलब 96, 97 सबका प्लस करके डिवाइड बाय 5 करके एक्स वाई जेड तीनों का निकालो कि किसका मैक्सिमम आ रहा है। एक्स एंड जेड दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। 38 आ रहा है ना। इसका 37 आ रहा होगा एवरेज, और इन दोनों का 38 आ रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला गया है? इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इज मैक्सिमम। अब परसेंटेज निकालना है। न्यूमरेटर में क्या रखना है? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड। कंपनी जेड का प्रोडक्शन किसके रिस्पेक्ट में? कंपनी वाई, ठीक है। और किस ईयर में सबसे मैक्सिमम है? तो पहले तो कंपनी जेड का प्रोडक्शन देखो। जैसे कंपनी जेड का मैं 96 में अगर देखूं, तो कंपनी जेड का 96 में कितना है? 35। किसके रिस्पेक्ट में? कंपनी वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट में कितना है? 25 का परसेंट, ठीक है। ये आया। इस तरीके से सभी कंपनीज का निकालो, 96, 97, 98 और 99, बस इन चार का ही निकालो, ठीक है। और इनमें से मैक्सिमम किसका परसेंटेज ज्यादा है वो देखो। न्यूमरेटर में क्या रखना है? कंपनी जेड। डिनोमिनेटर में क्या रखना है? कंपनी वाई। और हर एक ईयर का निकालना पड़ेगा परसेंटेज, और उसमें से कौन सा मैक्सिमम है। तो 96
सन में कंपनी जेड का प्रोडक्शन कितना था 35। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 96 में ही कंपनी वाई का प्रोडक्शन, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आया 96 सन में परसेंटेज वाई जेड कंपनी का किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे सभी में निकाल के सबसे मैक्सिमम निकालना है। लेकिन इन चार का निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में ये चार ही है, तो बाकी का निकालने से कोई मतलब नहीं है। निकालो। हम्म ए 96 96 का आ रहा होगा 140%, 97 का आएगा 114%, 1998 का आएगा 128%, और 99 का आएगा 87%। मतलब सबसे हाईएस्ट किसका जा रहा है 96 का। ठीक है, चलो लास्ट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 96 टू 99। 96 से 99 में अगर देखा जाए तो कितने परसेंट का कंपनी वाई का इजाफा हुआ है, तो 90 तो 2000 में कितना हो चुका है 2000 में हो चुका है 50, और 96 में कितना था 35, तो इतने का इजाफा हुआ है 2000 क्या 99 का, तो 99 का कितना है 40। ठीक है, तो यहाँ ये 35 लिखा है, और 96 का कितना है 25। ठीक है, तो 40 माइनस 25/25 इंटू 100 निकाल दो कितना परसेंट आ रहा है, कितना 60%। ठीक है, रिमेनिंग 15 जो है वो कल कर लेंगे। और अभी किसी को भी जाना तो नहीं ना दिवाली में घर वर। देखो बहुत बड़ा रीजन होता है, घर जाने से क्या फर्क पड़ता है ना। अभी अब दीपक का तो इंटरव्यू मैंने सुना नहीं कि उसने क्या बोला, क्लास में आया था क्या, वो क्लास में आया होगा, पहले का रिकॉर्डेड होगा, है ना, क्योंकि आधे घंटे का क्लास में ही हो पाता है। ठीक है, लेकिन उसका मैं क्वालिटी भी बताता हूँ और थोड़ा सा ड्रॉबैक जो गलती उसने करी है ना, दोनों चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि किसने क्या गलती करी है और क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता था। उसने जब फर्स्ट ईयर था तो ऑब्वियसली वो पहले साल जो मेरे पास नहीं आता था बात करने के लिए, कभी भी वो शरद सर के पास ही जाता था। नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा शायद से हिम्मत आ गई होगी तो मेरे पास आके बात करता था, तो वो मुझे हर दिन रात में 11-12 बजे अपना डिटेल भेजता था कि मैंने आज पूरे दिन भर में क्या किया, डेली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता था। तो अगर आएगा मैसेज तो उसका महीने 2 महीने तक लगातार आएगा, और जब नहीं आएगा तो 4 महीने तक नहीं आएगा। ठीक है, वो कब होता था जब क्लास में रहेगा वो, तो ऑब्वियसली जब क्लास में रहेगा तो वो पढ़ रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ करेगा। जिस दिन नहीं भी करेगा तो वो भेजेगा कि आज मैंने नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली मैंने कभी ज्यादा ध्यान से कभी मैं देख तब नहीं पाता था, क्योंकि मैसेजेस दूसरे भी आते रहते, लेकिन यहाँ पर एक बात जो नोटिस में करता था वो ये करता था कि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। अब जैसे कि घर चला गया अगर 2 महीने के लिए, तो वो 2 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो अब यही प्रॉब्लम होती है, जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसको तो घर पे बैठ के आदत हो गई है। जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन का रिजल्ट क्यों अच्छा आ गया था, क्लासरूम का क्यों घट गया, क्योंकि उन लोगों की जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो घर पे जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी तो हैबिट वही की वही है। जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी हैबिट ही क्या हो जाती है क्लास में बैठ के पढ़ने के लिए। और ऑब्वियसली आए ही तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि घर पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, तुमको लात खा के ही बैठने की आदत है।
ठीक है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, ठीक है, मेरी शक्ल देखने के लिए तो नहीं आए होगे, ठीक है, शरद सर को देखने के लिए जरूर आए होगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम थी, इसीलिए ही तुम यहाँ पर आए हो। तो अब जो घर चला जाता है उसके साथ क्या हो जाता है कि फिर बीच में आ जाता है गैप। अगर तुमसे मैं 10-15 दिन अगर तुमसे बोल दूं ना कि नहीं पढ़ने दूंगा मैं, बैठ जाओ, तुम 15 दिन बाद तुमने जो पढ़ा है ना वो सब एक तरीके से तुम्हें लगेगा कि तुम सब भूल चुके हो। एक 15 दिन में ही ये हालत हो जाती है, ठीक है। तो महीने 2 महीने साल भर में तो कितनी प्रॉब्लम रहती होगी। अगर 1-2 महीने का अगर किसी का गैप हो गया, अब लॉकडाउन में 3 महीने का पहला लॉकडाउन लगा था, 3 से 4 महीने का, तो एक तरीके से वो पूरा जो उन्होंने साल भर पढ़ा था वो सब उनके दिमाग से फ्लश हो गया। अब उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला, 15-20 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीना, कई लोग तो आए ही नहीं वापस, गिव अप ही कर दिया। मतलब कि 80% ऐसे लोग थे जिन्होंने गिव अप कर दिया था कि अब हमसे नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद में भी एग्जाम भी नहीं दिया। ये रियलिटी है 2020 की। 2020 में जब एग्जाम हुआ था तो क्लासरूम वालों में से कई बच्चे लौट कर नहीं आए, जो आए थे उन्हीं की ही रैंक आ पाई, लेकिन उनकी भी वो नहीं आ पाई जो एक्चुअल में आती। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रैंक आ गई और बहुत अच्छी आ गई, क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल था, उनके लिए तो कुछ था ही नहीं, उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया कि चलो पहले तो कॉलेज के जाना पड़ता था, अब कॉलेज उस समय लाइव तो हो नहीं पाए थे, वो तो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे थे, तो पूरे के पूरे कॉलेज ही बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हो पाई थी। और एमपीटेस ने जस्ट 6 महीने पहले ही लाइव स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम लोग को एज एक्स्ट्रा एज मिल गया था कि हमारी एक भी दिन क्लास नहीं बंद हुई। तो वहां पर डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए मैं मना करता हूं कि घर पे जाने से, क्योंकि अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हमारी जो हैबिट्स होती है वो चेंज हो जाता है, और दोबारा से उसी हैबिट को अडॉप्ट करने में वही टाइम लग जाता है जो हम स्टार्टिंग में ज्वाइन करके आते हैं, उसको अडॉप्ट करने में होता है। 1 हफ्ते का जो घर का टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां हम लाड़ प्यार में आ जाते हैं। अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे महीने भर 6 महीने बाद आए हैं, अब तू क्या खाएगा क्या पिएगा, है ना, मोटे होके जा रहे हैं, अरे लेकिन तू कमजोर हो गया है। माँ बाप को हमेशा बच्चा कमजोर ही दिखता है, क्यों, सही है ना, माँ बाप को बच्चा हमेशा कमजोरी दिखता है, ठीक है ना, लेकिन भले वो एक्चुअल में हो या ना हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी बैठे हैं ना जो मुझसे हैवी हैं उनके लिए, है ना, तो ये बात वो लोग भी जानते होंगे, जो कमजोर है उनको तो लगता होगा नहीं यार मैं तो सच में कमजोर हूँ, लेकिन वो सबके साथ होता है ना, सबके साथ यही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को अकेले को खाली बोला जा रहा है, वो सबके साथ ही यही बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती थी अगर वो कंसिस्टेंट रहता, तो कंसिस्टेंट, ये बात वो खुद भी बोलेगा, अगर उसने, अगर वो आएगा सामने तो उसको मैं बताऊंगा, तुम लोग के सामने मैं पूछवाऊंगा कि वो लगातार कंसिस्टेंटली साल भर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो खुद बोलेगा कि मैं 2 महीने तो बीच में चला गया घर, पढ़ाई नहीं, बुक ही नहीं उठाई। 2 महीने जब घर गया कुछ किया, क्योंकि समझ में आ जा रहा है ना, जब वो नहीं भेज रहा मैसेज, और उसके बाद में फिर वो 1 दिन अगर पढ़ भी लेगा तो वो क्या बताएगा 2 महीने बाद, है ना, 2 महीने बाद अगर उसने 1 दिन किताब खोल भी ली तो वो 2 महीने बाद क्या मुझे मैसेज करके बताएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर गिर जाता है, और जो कंसिस्टेंट होता है, कछुआ जो होता है ना, वो धीरे धीरे भी चलता रहे तो वो रेस जीत जाएगा। लेकिन खरगोश कितना ही अच्छा होशियार हो, लेकिन अगर वो कहीं पर बीच में रुक गया तो कछुआ आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। कछुए खरगोश की कहानी में सुनाता हूँ, सुनी है ना सबने? नहीं, जो मैं सुनाता हूँ सुनिए कि नहीं सुनिए? कितने लोगों ने नहीं सुनी? हाँ तो सुनो, अब कहानी सुनो। कछुए खरगोश की कहानी, पहले दिन की रेस तुम लोग को पता है, पहले दिन जब रेस हुई थी तो क्या हुआ था कि खरगोश दौड़ रहा था, बीच में रुक गया, कछुआ धीरे धीरे चलकर जीत गया, ठीक है। ये पहले दिन की रेस थी। पहले दिन क्या हुआ, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो दूसरे दिन खरगोश को आई गुस्सा, वो बोलता कि अब देखता हूं मैं आज कैसे जीतता है वो। तो बोलता ठीक है चलो आज सेकेंड डे रेस हो जाए, और उसने सोच लिया था कि अब मैं रुकूंगा नहीं कहीं पर भी रास्ते में। और फिर दूसरे दिन रेस हुई, दूसरे दिन जब रेस हुई तो कछुआ चल रहा था और खरगोश कहीं नहीं रुका और जीत गया, ठीक है। मतलब मोरल ऑफ द सेकंड स्टोरी इज, पहले स्टोरी का तो मोरल सबको पता है कि कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए, तो हम कभी ना कभी जीत जाएंगे। जो हार्डवर्क, अगर जो इंटेलिजेंट भी अगर उसने हार्डवर्क करना अगर बीच में बंद किया तो वो हार जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि अगर इंटेलिजेंट है और वो अगर कंसिस्टेंट रहे तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता, वो जीतेगा ही जीतेगा। फिर तीसरे दिन फिर रेस, वो बोलता है कछुआ कि एक काम करते, एक और रेस करते, लेकिन इस बार अलग जगह पर हम रेस लगाएंगे। उसने टारगेट डिसाइड कर दिया कि यहां से यहां तक, उसने, वो तो कॉन्फिडेंस में था, खरगोश जो था वो तो कॉन्फिडेंस में था, बोलता कि मैं जहां पर बोलूंगा वहां पर रेस होगी। उसने कहा अरे तुम कहीं पे भी ले चलो, मैं तो जीत ही जाऊंगा। वो अब किस में आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। उसने कहा कि अब मैं तो खरगोश हूं और मुझे पता चल गई है मेरी गलती की। मेरी गलती क्या थी कि मैं रुक जाता था, बीच में सो गया था, इसीलिए मैं हार गया था। अब वो आ चुका है ओवर कॉन्फिडेंस में। उसने कहा कि चलो कहीं पे भी जहां तुम बोलोगे वहां मैं रेस करने के लिए तैयार हूं। कछुआ ने बोला चलो उस जगह पर पहाड़ी तक पहुंचना है अपने को। हाँ हाँ चलो। अब खरगोश ने दौड़ना चालू किया, दौड़ते दौड़ते वो खूब आगे निकल गया। कछुआ धीरे 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 चल रहा था, रास्ते में आ गई नदी। अब नदी पैर क्रॉस नहीं कर सकता खरगोश, अब वो वहां पर आके रुक गया। कछुआ धीरे 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 चलता आया, नदी भी क्रॉस कर ली और जीत गया। क्या हुआ इसका मतलब कि हर इंसान की कहीं ना कोई कमजोरी होती है, ठीक है। तो भले ही वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी कोई ना कोई कमी थी। अब भले ही खरगोश, कछुआ कितना भी स्लो हो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली अगर अपने आप में इंप्रूवमेंट करता रहे धीरे धीरे,
तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट के लेवल पर भी पहुंच जाएगा और उसके लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा जो उसको नहीं आता था। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट लोगों को भी नहीं आते हैं और वो चीजें वो छोड़ देता है, उसको वो चीजें नहीं पता, वो तो उसको बाद में पता चलेगी ना, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, वो डेली टॉप मार रहा है, लेकिन जब वो फुल लेंथ पेपर होगा ना तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ यहाँ पे गड्ढे थे जो हमारे नहीं भर पाए हम। अब कछुआ क्या था, धीरे धीरे पढ़ रहा था, अपने एक एक टॉपिक को कवर कर रहा था, लेकिन वो हर एक टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रांगली कवर कर रहा था, सॉलिड कवर कर रहा था। तो जब फुल लेंथ पेपर हुआ तो वो सारे हर्डल्स को क्रॉस कर गया और इवन उनको भी क्रॉस कर गया जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाया और जीत गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, थर्ड डे की स्टोरी की यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है और हार नहीं माननी है, भले ही कोई कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां पर वो आके फंसेगा। हमें बस कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना है और कहीं ना कहीं पे हम उसको आगे क्रॉस करके निकल जाएंगे। फिर चौथे दिन फिर रेस हुई। अब उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों रेस करेंगे लेकिन साथ में। अब खरगोश के पास थी क्या, रफ्तार, और कछुए के पास था उन पॉइंट्स से गुजरना जहां पर वो नहीं गुजर सकता था। तो अब जो जमीन वाली जर्नी थी जिसमें कि खरगोश तेज था, उसने कछुए को पीठ पे बिठाया और दौड़कर लेकर गया कहां तक, नदी के किनारे तक। और फिर बाद में कछुए ने खरगोश को पीठ पर बिठाया और उसको पानी क्रॉस करवाया और दोनों ने एक साथ रेस भी कंप्लीट करी और वो भी कम समय में। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम यहां पर सब लोग हैं, यहां पर खरगोश भी है और कछुए भी है, सबको साथ में लेके चलना है। जो खरगोश है वो कछुए को तेज करवाए और जो कछुए है वो खरगोश को वो पॉइंट्स बता देंगे जहां पर वो वीक है। जब इंटेलिजेंट बच्चा कमजोर को पढ़ा रहा होता है ना, तो कमजोर बच्चा एक ऐसा डाउट पूछ लेता है जो इंटेलिजेंट वाले को क्लियर नहीं होता है, या फिर उससे भी वो कुछ चीज समझ लेता है कि अच्छा अगर ऐसे कर ले तो। अब वो सोचता है यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट, मैंने इतना लंबे तरीके से किया और इसने तो ये बोल दिया ऐसे नहीं कर सकते क्या। तो अब उसको नहीं पता था कि उसने इतना अच्छा तरीका बता दिया, वो इंटेलिजेंट वाले को क्लिक कर गया। अब क्या है, दोनों के पास दोनों तरीके, उसके पास जो कछुआ था उसके पास खरगोश वाला तरीका भी है और खरगोश को कुछ ऐसी चीजें भी पता चली जो उसको नहीं पता थी। तो अब क्या होगा, कम समय में हम ज्यादा एफिशिएंटली रेस भी खत्म करेंगे और सारे हर्डल्स को भी क्रॉस कर देंगे और कोई भी हमारे पास वीक पॉइंट नहीं रहेगा। आई बात समझ में, ये है कछुए और खरगोश की पूरी कंप्लीट स्टोरी। आई बात समझ में। तो अब बात समझ में आई कि हमें क्या करना है, ना ही रुकना है, ना ही थकना है, ना ही अपने आप को कमजोर समझना है, ना ही दूसरे को स्ट्रांग समझना है। सब में कुछ ना कुछ प्लस है और कुछ माइनस है, हमें एक दूसरे का प्लस और माइनस कंप्लीट कर सबको प्लस बनाकर कम से कम टाइम में आगे पहुंचना है। इसीलिए शाम को 7 बजे का जो डिस्कशन का टाइम दिया है वो इसीलिए कि आपस में डिस्कस करो, कुछ ना कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी, अपने आप सब लोगों की हेल्प करना। लेकिन ये डाउट डिस्कशन डेली दिन भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर तुम खुद से ही नहीं लड़ोगे तो फाइनल एग्जाम में कैसे लड़ पाओगे। जब हम पूरा दिन क्वेश्चन के साथ फाइट करेंगे तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और हमें फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होगा। और उसके बाद में जब रात में जब हम डिस्कशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है जो हमारी प्रॉब्लम्स है, और किसके पास प्लस है किसके पास माइनस है, वो सारी चीजें बैलेंस हो पाएंगी। आई बात समझ में। तो इस स्टोरी को याद कर रखना, और इसीलिए ही मैं बोल रहा हूं कि अगर हो सके कोई भी घर मत जाओ, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। ये साल की बात है, अगले बार की सारी दिवालियां बहुत अच्छी होंगी, बस इस दिवाली को थोड़ा सा मैनेज कर लो, इस बार की छुट्टियों को थोड़ा सा मैनेज कर लो, आगे की होली दिवाली राखी ईद मुहर्रम जो भी आता है वो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो, थैंक यू ऑल।